कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। कुछ हद तक ये बात राजनीति में भी सच है। 2020 में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी ने जेडीयू को 30 के करीब सीटों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। तब चिराग 137 सीटों पर कैंडिडेट उतारकर भी सिर्फ एक सीट, जो कि बेगूसराय की मटियानी की सीट थी, 333 वोटों से जीत पाए थे। अब हुआ यह है कि चिराग के कोटे में आई 5 सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। इसी तरह मांझी भी चिराग की 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर चुके हैं। इन्हीं सीटों में से एक है महुआ की सीट, जहां हारने वाली तमाम पार्टियां जेडीयू, एलजेपी और कुशवाहा की आरएलएम अपने कैंडिडेट उतारने को बेताब है। महुआ के महायुद्ध पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। महुआ वो सीट है जहां जीतने वाले मुकेश रोशन तब रोते हुए नजर आए थे जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया था कि वो इस बार हसनपुर से नहीं बल्कि महुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तेज प्रताप ने अब पार्टी बदल ली है, लेकिन महुआ से चुनाव लड़ने का उनका इरादा नहीं बदला है। महुआ वो सीट है जहां दूसरे नंबर से चौथे नंबर पर रही हर पार्टी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने को बेताब है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। तेजस्वी के साथ पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती मौजूद रही। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पर्चा दाखिल किया। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बधाई, ढेरों शुभकामनाएं हमारे लखीसराय के प्रत्याशी भाई विजय सिन्हा जी को, जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र की सेवा की है। और मैं ये मानती हूँ कि बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है। आदरणीय विजय सिन्हा जी के नामांकन में हम लोग पहुंचे और बिहार के विकास में लखीसराय विधानसभा, जिला और ये पूरा बिहार एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए विजय जी को बधाई देने आया था, शुभकामना देने आया था। और बिहार के विकास में एक अहम कड़ी लखीसराय जिला है। शक्ति की भूमि पर हमारी शक्ति स्वरूपा बहन के नेतृत्व में आज हमने नामांकन किया है और ये क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। जो बन सका हमने किया, क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया। आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के नामांकन से ज्यादा चर्चा पटना से 50 किलोमीटर दूर महुआ की रही। महुआ वैशाली जिले की वो असेंबली सीट है जो अभी आरजेडी के पास है, लेकिन एनडीए में जेडीयू, एलजेपी और कुशवाहा की आरएलएम इस सीट को पाने के लिए बेताब है। इतना ही नहीं, आरजेडी से अलग होकर जनशक्ति जनता दल बनाने वाले और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव भी इस बार महुआ से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पटना में मुख्यमंत्री आवास के गेट नंबर 2 के पास महुआ से आए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि आशमा प्रवीण को महुआ से जेडीयू का टिकट दिया जाए। 2020 के असेंबली चुनाव में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन ने जेडीयू की आशमा प्रवीण को हराया जरूर, मगर महज 13,000 वोट के छोटे अंतर से। ये साफ है कि अगर एलजेपी साथ होती तो जेडीयू कैंडिडेट यहां जीत सकती थी, लेकिन जेडीयू की तरह एलजेपी ने भी इस सीट पर अपना दावा पेश किया है। दावा इसलिए क्योंकि महुआ असेंबली सीट हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां से चिराग सांसद है। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग को महुआ विधानसभा क्षेत्र में 27,604 वोटों की बढ़त मिली थी। इसके अलावा बीते चुनाव में चौथे नंबर पर आई आरएलएसपी की भी महुआ में खासी दिलचस्पी है। उपेंद्र कुशवाहा यहां से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे। उन्होंने सीट के लिए ऐसी जिद पकड़ ली थी कि सुबह 4 बजे तक नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी उन्हें मनाते रहे, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उसके बाद कुशवाहा ने कहा, नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में कुछ भी सही नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल
इन एनडीए। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को महुआ के महायुद्ध में अमन बहाली के लिए आगे आना पड़ा। तय हुआ कि महुआ सीट चिराग पासवान के एलजेपी के पास रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा को बदले में एमएलसी और एक विधानसभा सीट और भविष्य में एक राज्यसभा सीट का आश्वासन दिया गया। 2020 की तरह ही इस बार भी चुनाव के करीब आते ही एनडीए का बिखराव सामने आने लगा है। जेडीयू अपने हिस्से की 101 सीटों से संतुष्ट नहीं है। उसने 5 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है, जो सीटें समझौते के तहत एलजेपी को दी गई हैं। सोनबरसा से रतेंद्र सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह, राजगीर से कौशल किशोर और गायघाट से कोमल सिंह को टिकट दिया गया है। नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारकर साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपनी मजबूत सीटें नहीं छोड़ेंगे। समस्तीपुर जिले में एलजेपी को 2 सीटें मिलनी थी, लेकिन जेडीयू ने जिले की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर एलजेपी के समीकरण को झटका दे दिया है। जीतन राम मांझी ने भी ऐलान किया है कि वो चिराग पासवान को मिली मखदूमपुर और बोधगया सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। 2020 में चिराग ने जेडीयू को 30 के करीब सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू इस बात को भूला नहीं है और न मांझी बिहार में दलित सियासत की बागडोर चिराग के हाथ में देना चाहते हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो ये स्थिति है अभी बिहार के राजनीति की, और महुआ को लेकर तो महायुद्ध है ही, और भी कई चीजें हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, और अभी एनडीए में भी घमासान है, इंडिया में भी कहा जाए तो उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ भी चल रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन पैनल मौजूद है। हमारे साथ रांची स्टूडियो में है बीजेपी से विश्वजीत सिंह, और कांग्रेस से हमारे साथ हैं नितिन सिरमौर जी, प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ पटना से राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। स्वागत है आपका राजेश जी। और हमारे साथ रामपुकार सिन्हा है, मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। आप तमाम अतिथियों का स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ कई हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, दीपक राज सुमन जुड़ेंगे हमारे साथ, और हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं रामपुकार जी के पास। रामपुकार जी, सुबह 4 बजे तक उपेंद्र जी को मनाते रहे सम्राट जी, नित्यानंद जी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, और अब स्थिति थोड़ी सी सुधरी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्या कहेंगे? अभी जो पीढ़ी है, अभी 6 सीट का खुलासा नहीं किया, कौन कौन सीट मिली है और जो सीट तो उम्मीदवार होंगे अभी इसका भी खुलासा नहीं हुआ। अभी दिल्ली से लौटे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय उपेंद्र को आज ही आदरणीय नित्यानंद राय जी के साथ, तो फिर हमारे नेता जिस प्रकार का खुलासा करेंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रात में हमारे नेता जो बयान दिए नथिंग इज वेल इन एनडीए, तो उसके बाद नित्यानंद राय जी ने हमारे नेता के साथ दिल्ली गए और माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और सारी बातें हुई। एनडीए की मजबूती के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बातें की, और वो आएंगे, पटना पहुंच चुके हैं, और पटना पहुंचने के बाद सारी जो हमारा जितना सीट मिला खुलासा होगा, हमारा उम्मीदवार कौन होगा उसका खुलासा होगा, कौन सीट मुझे मिला है। देखिए अभी हमारे ऑफिस में, मैंने कार्यालय से अभी तक इसका कोई अधिकृत सूचना नहीं दिया गया किसी मीडिया वाले को, सब खुद नहीं चला रहे हैं। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताएंगे कि कौन विधानसभा मिला है और कौन नेता वहां लड़ेंगे, उसकी जानकारी नीरज जी आपको दे दी जाएगी। अभी हम लोग के ही दरअसल जानकारी है। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि एक एमएलसी की सीट, एक राज्यसभा की सीट और एक अल्टरनेटिव सीट का ऑफर हुआ है, तब जाकर विधानसभा का, उसके बाद जाकर आप जो है आपकी नाराजगी दूर हुई। अब देखिए, ये तो आपके पास कैसे खबर पहुंचती ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत रूप से किसी चीज का सूचना हम प्रवक्ताओं को नहीं देंगे, तब तक कोई भी हम कैसे बोल सकते हैं कि पूरे बिहार में कौन विधानसभा राष्ट्रीय मुख्य का मिला है, कौन वहां उम्मीदवार होंगे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिस दिन घोषणा हो जाएगी, आज हो या कल हो,
इसके बाद सारा खुलासा हो जाएगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार में कितनी सीटें मिली। 6 सीटें मुझे जानकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर अपना सोशल मीडिया से पोस्ट भी करी, कौन मिली है और उस सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे इसका भी खुलासा हो जाएगा। जी चलिए, ठीक है। हमारे साथ राजेश तिवारी जी भी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं और हमारे पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से बता रहे हैं राम पुकार जी, कितना संतुष्ट है आप इनकी बातों से? राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। चलते हैं हम रांची स्टूडियो और हमारे साथ यहाँ पे विश्वजीत जी बैठे हुए। विश्वजीत जी, एनडीए में देखिए उपेंद्र जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, जेडीयू भी है, आप भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल स्मूथली है, लेकिन अभी देखिए कितनी दमा चौकड़ी मची हुई है। देखिए नीरज जी, ये समय है मंथन का, जर्नी का। हर एक पार्टी को विश्वास होता है हम एक बड़े चुनाव में, बड़े राज्य में जा रहे हैं, और हर एक पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस, एनडीए के प्रत्येक घटक दल को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए वो सीट डिमांड्स कर रही हैं। हमारे यहाँ मंथन की प्रक्रिया चल रहा है, सारी पार्टियां जितने भी हमारे घटक दल हैं वो अपने लिए सीट्स का डिमांड कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी भागीदारी देकर अधिक से अधिक सीट लेके बिहार में एक मजबूत 14 तारीख को एनडीए की सरकार गठित कर पाए। और इसके लिए आपस में बातचीत, मंथन और सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप आने वाले में फिर भी इधर इसके बीच में ही पार्टियों के लिस्ट आने भी शुरू हो गए हैं। हमारा समीकरण लगभग तय है। बातचीत का दौर, जब तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक हर किसी न किसी विषय पे ये मंथन चलते रहेंगे। आने वाले समय में देखेंगे कि एनडीए एक चेहरे के रूप में, एक सिंगल फेस के रूप में चुनाव में आएगी और बहुत ही मजबूती के साथ सारी पार्टियां मिलकर इस बार भारी मतों से, भारी संख्या में सीट लेके एक मजबूत सरकार का निर्माण बिहार के भूमि पे होगा और बिहार जो है वो आगे विकास के रास्ते नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब दूसरे की सीटों पर कभी उधर चिराग जी आ जा रहे हैं, कभी जेडीयू आ जा रहा है, ये क्या है? नीलेश जी, ये प्रक्रिया है। ये हर एक पार्टी को इतना आत्मविश्वास, अरे आत्मविश्वास की बात है तब तो हम सीट डिमांड कर रहे हैं, पार्टियां सीट डिमांड कर रही हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा, उस पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं। आप देखिए लिस्ट भी जारी होने शुरू हो गए हैं। हाँ, मंथन अभी तक जारी है। सारे सदस्यों का जहां मंथन संपन्न होगा, एक जो बिहार के विकास के लिए जो जरूरी होगा वहां पे जाके मंथन संपन्न होगा और बिहार की भलाई के लिए सभी पार्टियां मिलके एनडीए के चेहरे पे चुनाव में जाएंगी। चलिए ठीक है। अगर राजेश जी के पास चलते हैं, राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। राजेश जी, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो बताइए कि आखिर एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, ये मैं नहीं कह रहा, ये उपेंद्र जी कह रहे हैं। इब्राहिम जी, ऑल इज नॉट वेल वाला खत्म हो गया। 24 घंटा पहले ऑल इज नॉट वेल था, अब ऑल इज वेल हुआ। खुद उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं, आज खुद जो है दिल्ली से वो खुद बोले हैं, ठीक है ना। तो ये पहले की बात है। देखिए, एनडीए यूनाइटेड है और एनडीए एक ऐसे गठबंधन है कि सबसे पहले जो है कितना सीटों पर कौन लड़ेगा, हमारे पांचों दल, चाहे 101 जदयू, बीजेपी, उसके बाद 29 सीट जो है लोजपा, 6 सीट जो है रालोमा और हम हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर था। हमारे यहाँ 2 बीजेपी का लिस्ट आ चुका है, हमारा करीब 70-72 का लिस्ट आ चुका है। हम का जो 6 सीट का घोषणा हो चुका है, रालोसपा का घोषणा हो चुका है। तो ये हम लोग का है, कौन सीट पर क्या कौन लड़ेगा। अदला बदली भी हमारे कितने लोगों का वो सीट का इधर से उधर टोटल हो चुका, सीटों का अलाउंस हो चुका। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 70% हमारा यहाँ आज 15 तारीख है, नॉमिनेशन हो चुका है। कुछ सीटें का है वो हो चुका है, लेकिन क्लियर कंसेप्ट हो चुका है। यहाँ तक कि लोजपा का भी आपका 15 सीट का आ चुका है, उसका प्रत्याशियों का नाम कि कौन सीट कहाँ से कौन लड़ रहा है।
और कौन कैंडिडेट होगा। तो ये की स्थिति है। लेकिन जहां वही हमारे विपक्ष का है, आज विपक्ष का अभी आप देखिएगा, आधा घंटा पहले जो है आपका राजेश राम आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर, कृष्णा अलवारू जो प्रभारी है कांग्रेस के वो आ रहे हैं और जम के मारपीट हो रहा है। यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो कार्यकर्ता है यहाँ का आशुतोष शर्मा जी, उनके वो डिमांड करते हैं और वो सीट बेच देने का आरोप लगता है। तो ये जनरल बात है, चूंकि आरजेडी में तो ये कॉमन बात है, ये सब होता है। और ये लोग जो दावा कर रहे हैं, आज से 3 दिन पहले ये कह रहे हैं कि माले का गठबंधन है, माले में ही भी गठबंधन है और माले अपना टोटल 6 से 7 कैंडिडेट को जो है बाजाबता सीट का नहीं बता रही है, सिंबल दे रही है और बजाते अपने सोशल मीडिया पर लगा रही है कि देखिए हम ये इनको चाहे वो आपका दीघा विधानसभा हुआ हो या और सब जो विधानसभा है उसको प्रत्याशी को घोषणा करती है। तो ये आपस में इन लोगों का नूरा कसती है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, वंशवाद बचाने के लिए, परिवारवाद बचाने के लिए, भ्रष्टाचार बचाने के लिए, शिक्षा माफिया और बालू माफिया को संरक्षण के लिए चाहिए, बिहार की सेवा करने के लिए इन लोगों को तो जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ और एक और नीति है, नियत है। ये अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज कांग्रेस का 2 बार सीईसी का बैठक हो चुका। 2-3 दिन पहले आपको मालूम होगा कि दिल्ली में बैठक हुआ, तो पता चला कि आप 10-15 सीटों का नामों का घोषणा हुआ, वो आज तक नहीं हुआ सीईसी का। कल फिर बैठक हुआ, लेकिन आज तक सबको इंतजार होता था, बल्कि सीईसी का रिकॉर्ड है कि जब तक सीईसी का बैठक होता है उसके आधा 1 घंटा के बाद तुरंत जो है घोषणा हो जाता है कि कौन कौन किस किस आपका विधानसभा से प्रत्याशी है। तो इन लोगों का नूरा कुश्ती। और सबसे ताजुब की बात है, देखिए जिस महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव हैं, वो आज पूरे महागठबंधन का प्रत्याशी ठीक से नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे, डर का माहौल बना हुआ कि मेरा मिलेगा कि नहीं। और वो जो लीडर है वो सबसे सबका नेतृत्व करता है, लेकिन ये ऐसे लीडर हैं कि खुद अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने बहन के लेकर के और खुद जाकर के अपना नॉमिनेशन आज कर देते हैं, लेकिन उनको बाकी अपने गठबंधन के प्रत्याशियों का चिंता नहीं होता है कि उसका सीट डिक्लेयर करके, बल्कि 17 तारीख तक है। ठीक है राजेश जी, खत्म हो गया, लेकिन कोई चिंता नहीं है। ठीक है राजेश जी आपकी सारी बातें सही है। आप बोल रहे हैं कि वो उनकी नूरा कुश्ती है, लेकिन आपके यहाँ भी तो सर कमोबेश वही स्थिति है। जो चिराग की जो सीट थी 5 सीट, चाहे वो सोनू बरसा कहें, गाय घाट कहें, जो कुल 5 सीटें हैं, वहां आप अपने कैंडिडेट को उतार दिया आपने। तो अरे भैया ये तो आप अच्छा ये बताइए, हम कैंडिडेट उतार दिए तो सहमति से उतार दिए ना, हमारे सीट पर वो उतारे हैं, उनके सीट पर वो सहमति से अदला बदलन हुआ है। अभी किसी भी जो भी सीट है उनका सीट पर को हम लिए हैं, हमारा सीट वो लिए हुए हैं, हमारा सीट बीजेपी का गया है, बीजेपी को हमको आया हुआ है। ये तो आपसी सहमति के साथ हुआ है। ऐसा तो नहीं है चिराग पासवान जी कहें कि नहीं हमारे साथ जदयू या बीजेपी गलत कर रहा है, या जदयू कहा कि हमारे साथ बीजेपी और आपका लोजपा गलत कर रहा है। आपसी सहमति से हो रहा है। आप 2 भाई हैं, इस रूम में आप रहिए, उस रूम में आप रहिए, तो फिर उसके बाद तो अगर ये चेंजिंग हो रहा है तो उसमें क्या गलती है। हम लोग चूंकि बिहार के विकास है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अथक प्रयास से नवंबर 2005 से बिहार का विकास किया है, वो फिर से इनके बीच में न चला जाए, फिर से बिहार और जंगल राज 118 नरसंहारों का बिहार न हो जाए। इसके लिए हम लोग कृत संकल्प है और जनता का आशीर्वाद हम लोग को 14 तारीख को मिलेगा कि फिर से बिहार में सुशासन का राज 2025 फिर से नीतीश के साथ रहेगा। ठीक है राजेश जी, चलिए आप बहुत कहा जाए तो वाक पटुता से सारी बातों का आप जवाब दे रहे हैं, और ये जो हो रही है उसको आप बोल रहे हैं कि बहुत आपसी सहमति से हो रही है। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं नितिन जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे जब तिवारी जी बोल रहे थे। पहले तो मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जो हो रहा है, क्या कहेंगे आप एनडीए में इसमें? नीलेश जी, आप हमें तो मेरे अनुभव में, मेरे जानकारी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई गठबंधन का, एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल हैं, वो सीट टिकट मिलने के बाद, सिंबल मिलने के बाद 2-2 घटक दल, 3-3 घटक दल जाकर के वहाँ से सिंबल ले घूम रहे हैं, चुनाव लड़ने के तैयार हैं। और आपने जब जिक्र किया था महुआ सीट का, महुआ सीट में तो बस सिर्फ एक बीजेपी ही बची हुई है जो वहाँ से अपना सिंबल नहीं मिले, बाकी सभी सारे पार्टियाँ एनडीए घटक दल के सिंबल लेके वहाँ खड़ी हैं चुनाव लड़ने के लिए। और अभी उन्होंने जिक्र किया वंशवाद का। मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं बिना वंशवाद के, कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं बिना वंशवाद के, रामविलास पासवान के बेटे जी चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी, बिना वंशवाद के। ये लोग में तो किसी इन लोग के वंश है ही नहीं। ये लोग के किसी पास न बाल है, न बच्चा है, न घर है, न द्वार है, सब ऐसे हैं। और
जिनको जो पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में मोदी जी के हनुमान बन घूमते थे, वो तो लंका ढहाने में लगे हुए नीतीश जी के, कि नीतीश की लंका ध्वस्त करना ही करना है। पिछले बार जय जय श्री राम की थे, इस बार भी उनको तो राम राम कर देंगे। नीले जी, एनडीए में जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति तो शायद ही किसी घटक दल में होगी, और इनकी स्थिति इतनी अभी और बुरी होगी दिन पर दिन, क्योंकि आज दूसरी लिस्ट आई है और दूसरी लिस्ट के बाद की स्थिति और बुरी हो जाएगी। ठीक है नितिन जी, चलिए आप तो बोल रहे हैं एनडीए में, लेकिन अभी देखिए हमने दृश्य भी दिखाया है कि कैसे वहां से जब आपके नेता आते हैं तो वहां पे कार्यकर्ता ही हंगामा करने लगते हैं, एयरपोर्ट में ही, उन्हें घर तक नहीं पहुंचने देते। नीले जी, अब ये चुनाव का समय है, लोगों की उम्मीद रहता है कि हमारे नेता आए हैं, और हमारे जो सभी को रहता है कि हमारे क्षेत्र में हमारे पार्टी हमारे ये नेतृत्व करने वाले हमारे ये विधानसभा के उम्मीदवार हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे जब पार्टी चुनाव में टिकट तय करती है तो वो देखती है कि इससे उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार दोनों कौन है, और अपने ही पार्टी में अगर 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार का लिस्ट होकर फाइनल होता है, किसी को पार्टी को अगर लगता है कि ये उम्मीदवार ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा वोट से चुनाव जीत सकता है, तो पार्टी उस पर फैसला करती है। होता है अपने नेता का सम्मान तो कर सकते हैं आप, लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हंगामा करना थोड़ा अभी चुनाव के समय थोड़ा माहौल थोड़ा उत्तेजित रहता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया गठबंधन में है, ये सभी घटक दलों में होता है। सर मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि हमारे घटक दलों में हुआ है। इसे विश्वजीत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे विश्वजीत जी? मैं ये कह रहा था कि उत्तेजना का बहुत एक्साइटेड है, जी, अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, नेता बाहर से आ रहे हैं तो उनके सामने मिलना चाह रहे हैं, अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, इसका मतलब मारपीट होता है। उत्तेजना का अर्थ मारपीट होता है क्या? लड़ाई झगड़ा होता है? चलिए ठीक है, संविधान ने तरीका बनाया है। अरे भाई, आपके पार्टी में भी संविधान ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस तय किए होंगे, उसके अनुसार जाइए, मिलिए, अपनी बातें रखिए। ठीक है विश्वजीत जी, इन्होंने देखा होगा टीवी पे। चलिए ठीक है, ये तो सही बात है, चुनाव में सब में थोड़ा। मैं राजेश जी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन पहले हम चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन है, नवादा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नालंदा से, माफ़ कीजिएगा। क्या कहेंगे दीपक जी, क्या स्थिति है अभी? आप वहाँ पे बिहार की धरती पे मौजूद हैं और दिन भर जो हुआ वो आपने भी देखा है। अभी आप सुन रहे थे तिवारी जी जो बोल रहे हैं या नितिन जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बहुत मामूली चीज़ें, ये सब तो होता ही रहता है। देखिए नीले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आप देख रहे हैं कि चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है। अब नामांकन की जो प्रक्रिया है, मात्र 2 दिन बचे हैं, 16 और 17 पहले चरण के लिए। लेकिन एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, और उसमें एक डायलॉग था, मीटिंग मीटिंग अलवा मीटिंग। मौजूदा समय में बिहार की पॉलिटिक्स में यही है, सालों भर मीटिंग करते रहे, लेकिन निकला क्या? जब नॉमिनेशन में 2 दिन बचा हुआ है, तब तक कोई सूची नहीं जारी कर पा रही है। कोई कह रहा है नॉट ऑल इज वेल, कोई कह रहा है ऑल इज वेल। ऐसी स्थिति बिहार की पॉलिटिक्स में हो रही है। और जब आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 2 साल का जो राज्यसभा वाला सीट दिया गया था, मात्र 2 सभा का कार्यकाल बचा हुआ था। अब उनका 6 महीने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। अब वो समझ रहे हैं कि भाई या तो हमें विधायक कम से कम दे दीजिए, और नहीं तो या तो हमारी सीट कम से कम सुरक्षित कीजिए कि जब हम राज्यसभा से हम खत्म होंगे तो हमें राज्यसभा फिर से भेजिए। चिराग पासवान की पार्टी, राजेश जी तो खुद कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आपका ओहदा उतना बड़ा नहीं है, आप उस मजबूत स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि जो चिराग पासवान 29 सीटें ले रहे हैं, आपको भी पता है ये बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स पे लिया जा रहा है। सीट आप किसका काट रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड का। आप जीतन राम मांझी को आप जो सीटें दे रहे हैं, 6 सीट, ये किन की सीटें हैं? जो आप आरएलएम को सीटें दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, ये आप किन की सीटें दे रहे हैं? जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को। और जब वैसी परिस्थिति बनेगी, जब नीतीश कुमार तीसरे पार्टी बन जाए, जो मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में उनका ग्राफ है 43 सीटों के साथ, तो फिर उस दौरान चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन कभी नहीं करेंगे चुनाव के बाद। उस दौरान वो बीजेपी के साथ जाएंगे। अगर वैसी परिस्थिति बनी, मान लीजिए 80-85 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में आ जाती है, चिराग पासवान की 20 सीटें आती है, तो नीतीश कुमार को उठा के फेंक दिया जाएगा, सीधे बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये जो चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वो अपने दम पे नहीं कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है बीजेपी के सह पे वो कर रहे हैं। चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की वैसी हैसियत नहीं है। हम पूरे 2020 का समीकरण दिखा रहे हैं। अगर शाहबाज
जो शाहबाद वाला जो संथाल है, ये माफ कीजिएगा शाहबाद वाला क्षेत्र है, या फिर आप मुंगेर वाला कुछ हिस्सा, बांका वाला छोड़ दीजिए 2 सीट, शाहबाद वाला 3 सीट, तो वहाँ पे इनका प्रभाव चलता है। या फिर महुआ सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, महुआ का, महुआ में पिछले बार इनके पास कितना वोट मिला था, 6300 वोट। तो उपेंद्र कुशवाहा भी जो जवान बोल रहे हैं वो जवान बीजेपी के जवान है, या जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है केंद्र में मंत्री एक सांसद हैं और जीतन राम मांझी कह रहे हैं भाई मुझे 15 सीटें चाहिए। क्या जीतन राम मांझी की उतनी हैसियत है बिहार की राजनीति में कि 15 सीट वो अपने दम पे जितवा ले? नहीं जितवा सकते, वो खुद जानते हैं। केंद्र में मंत्री एकलौता सांसद के दम पे, किसके वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। तो ये जो तीनों प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि 29 सीटें चिराग पासवान को है या 6 सीटें जीतन राम मांझी के पास है, आरएलएम के पास 6 है, तो आप इनको अलग मत देखिए, ये जोड़ के आप इक्वल कर दीजिए। 142 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 101 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। आप जो है समीकरण चुनाव के बाद हम लोगों ने बताया था दीपक, बीजेपी अपने तरफ ले जाएगी। ये समीकरण हमने भी बताया था। और एक बार हम राजेश जी के पास चलते हैं क्योंकि बात जेडीयू की हो रही है। राजेश जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि बीजेपी ने भले 101 सीटों को दर्शाया है, लेकिन मूल रूप से तो कहा जाए तो 142 सीटें। जी बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, लेकिन शायद वो एक पक्षीय कर देते हैं। नहीं, एक पक्षीय कैसे हुआ सर? करके नहीं करते हैं एक पक्षीय। अब बता रहे हम जितना सुने हैं उतना हम बता रहे हैं, रुक जाइए। उनका जो आकलन रहता है, देखिए ये नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जो है कभी भी अपने स्टैंड पर करते हैं। याद कीजिए कि हमारा जब 43 सीट आया, 43 सीट आया, तो सब कोई माना कि अब नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं चलेगा, जो भी डिसीजन होगा वो अलायंस लेंगे, उनके गठबंधन वाले लेंगे, इतना सीट इनका आया है, इतना सीट आया है, तो वो लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइए ये 5 साल में कौन डिसीजन लिया? मंत्री तो ज्यादा उन्हीं के है ना सर, मंत्री तो ज्यादा उन्हीं के है ना सर, मंत्री तो ज्यादा उन्हीं के हैं। नहीं आप, अरे भैया आप फिर आप मंत्री पर आ गए। अभी आप विधायक की बात कर रहे थे, विधायक ही मंत्री बनता है ना, तो हम वही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये क्या है कि आप इस तरह का जो आकलन कर रहे हैं कि ये इतना सीट बीजेपी के साथ होगा, बाकी मांझी जी और ये इनके साथ आ जाएंगे, कैसे ये बात मान लिए? अभी आप 2 दिन पहले हो रहा था कि देखिए ऐसे ऐसे सीट बंटवारा हुआ, नीतीश कुमार जी का ये हो गया, नीतीश कुमार जी का इतना कम सीट आ गया, ये हारने वाला सीट है। आज का परिस्थिति क्या होता है? राजनीति में हेतु नहीं चलता है दीपक जी, राजनीति में स्पष्ट नीति रखना पड़ता है, जनता से जुड़ाव रखना पड़ता है। और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने एनडीए के शासनकाल में और हमारा बीजेपी के साथ नेचुरल अलायंस है। हम लोग आप एग्जाम्पल महुआ के दे रहे हैं, आज जिस तरह का है हमारा वहाँ है ना कैंडिडेट जी, हम सब कोई मिल करके वहाँ ये कर रहे हैं ना, बदलाव कर रहे हैं ना। हमारे स्थिति राजेश जी 1 मिनट आपको रोकूंगा। हमारे सहयोगी दीपक हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जरा एक बार फिर से पूछिए अपना सवाल। राजेश जी सिर्फ मुझे ये बताइए, जो तारापुर सीट है, आप 20 साल से वहां आपके विधायक हैं, वो सीट पे एलजेपी दावा किया, क्या जनता दल यूनाइटेड समर्थन करेगी? आपको भी पता है जो सम्राट चौधरी के भाई है रंजीत चौधरी, वो चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे, ललन सिंह खुलाआम समर्थन किया उन्होंने, फिर उस चीज़ को दबाने के लिए फिर सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। चाहे आप शाहबाद में कई सीटें वैसी है जो जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं, वहाँ पे चिराग पासवान दावा करते हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड समर्थन करेगी कि हाँ आप ले लीजिए, हमारा जो 20 साल से हमारा विधायक है वहाँ पे? राजेश जी एक बार रिपीट मार दीजिए, तनी आवाज बहुत कम आ रहा था, नहीं स्पष्ट आ रहा था। तो इनका ये कहना है कि तारापुर सीट को लेकर या फिर जो चिराग पासवान ने जो एलजेपी ने जो सीटें ली हैं, क्या उसको आप डिनाई करते हैं? सम्राट चौधरी जी के भाई भी क्यों डिनाई करेंगे? जहां तक बात है, जहां तक तारापुर की बात है, हमारे तारापुर से हमारे विधायक इस बार जीते थे राजीव सिंह, हम खुद वहां के प्रभारी रहे, 15 दिन हम वहां पर रहे हैं पूरे। आज अगर वो बीजेपी के कोटा में चला गया तो चला गया,
तो उसमें क्या हम क्या है, हम अगर जो हमारा बरौली है गोपालगंज में हमेशा वो बीजेपी को वहां से जीतते रही है और इस बार जो है हमारा वहां बीजेपी का सिटिंग सीट काट करके हम वहां लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी हमको समर्थन नहीं करेगी? अरे हमारा तो ये गठबंधन है, हमारा नेचुरल गठबंधन, हमारा एनडीए एक परिवार है, हम चाहे वो 5 पांडव हैं और 5 पांडव मिल करके हम लोग एक साथ हैं और हम लोग अपन स्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं। हम चिराग पासवान जी या कोई भी है, सब कोई एक होकर के एक साथ मिशन कर रहे हैं। और आप जो ये सोच रहे हैं कि हम आपस में ये गठबंधन हो जाएगा तो नीतीश जी अकेले हो जाएंगे, ये समय बताएगा कि कौन अकेले हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह का दूरी विचारधारा कोई बीजेपी में नहीं है। नीतीश कुमार है, ये एकनाथ शिंदे और जगह जगह का जो एग्जाम्पल है वो अपने खून पसीना से पार्टी खड़ा किए हुए हैं, किसी पार्टी को तोड़ करके नहीं बनाए हुए हैं, किसी का ये आधार नहीं है, ये अपना आधार के अनुसार से राजनीति करते हैं। ठीक है सर, ठीक है राजेश तिवारी जी, हम रामपुकार जी हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, और आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ आज झारखंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, जब दोनों ही पार्टियों ने या कहें दोनों ही घटकों ने, एनडीए ने भी और इंडिया ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की घाटशिला से घोषणा कर दी। बाबूलाल सोरेन जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या कह सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं सोमेश सोरेन जो हैं, जो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं, वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम फिर बिहार चलते हैं, बिहार के मुद्दे पर, और हमारे साथ रामपुकार सिन्हा जी भी हैं। रामपुकार जी, जिस तरीके से अभी आपके घटक दल के सहयोगी, आपके मित्र राजेश जी बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या कहेंगे आप? और हमारे सहयोगी दीपक जो हैं वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। दीपक, अपना सवाल जरा पूछ लें। देखिए, बिल्कुल रामपुकार जी उपेंद्र कुशवाहा जी के बेहद करीबी नेता हैं और आज स्टूडियो में बैठे हैं, तो पहले तो स्वागत उनका। रामपुकार जी, हम थोड़ा आपसे ये समझना चाहते हैं, जो मेरा प्रश्न है कि जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनका तो खत्म हो रहा है, 6 महीने बाद वो राज्यसभा की उनकी कुर्सी चली जाएगी। क्या उस राज्यसभा की कुर्सी के लिए या फिर वो बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जो 6 सीटें दी गई है, इसके अलावा वो चाह रहे थे कि राज्यसभा दिया जाए। लगे विगत लोकसभा चुनाव से लेकर और अभी तक दृष्टि देखिए तो हमारे नेता चाहते हैं कि बिहार में इंसेक्ट रहकर पूरा चुनाव लड़े, और हम लोगों का जो मिशन है, मिशन 2020 इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे नेता भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। हाँ, हर लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, मेरा मन चाहा सीट मिले। सीट अगर 6 है तो उसमें मैं चाहूँ कि मेरा जो अपना बहुत करीबी सीट हो उसको मैं हासिल करूँ, लेकिन बहुत जल्द हमारे नेता इसका खुलासा भी कर देंगे, इसका क्षेत्र का नाम भी बोल देंगे और उम्मीदवार का भी नाम बोल देंगे। कारण की प्रथम चरण का नामांकन 10 तारीख हो रहा है और दूसरा नामांकन 13 से लेकर 20 तक हो रहा है। तो उस परिस्थिति में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह से एनडीए की मजबूती के लिए लगे हुए हैं, और हमारे नेता दिल्ली गए हैं, दिल्ली से मिलकर पटना भी आ गए। और नहीं, मुझे ये समझना, रामपुकार जी, मुझे ये समझना है, क्योंकि आप उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी लीडर रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को बहुत करीब से समझते भी हैं। जो 6 सीटें दी गई है, इसके अलावा जो 6 सीटों पे उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है कुशवाहा जी तो लड़ेंगे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार ने आश्वासन तो दिया होगा ना कि भाई आप 6 सीटों पे मान जाइए, हम आपको राज्यसभा दे देते हैं। क्योंकि आज सुबह वो 5 बजे दिल्ली गए, जब हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वो शेरो शायरी कर रहे हैं, हर रोज ट्वीट, एक ना एक नया ट्वीट शेरो शायरी कर देते हैं। बिल्कुल आपका कहना जायज है। हमारे नेता आज दिल्ली गए, 8:15 अपनी फ्लाइट से गए हैं दिल्ली नित्यानंद जी के पास। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 प्रत्याशी जहां होंगे इसका भी पता हो जाएगा। इसके अलावा अंदर माननीय अमित शाह जी तो से क्या बात हुई वो तो मैं राष्ट्रीय तक नहीं जाना है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। आप मीडिया के लोग से हाथ लगा रहे हैं कि राज्यसभा का सीट बढ़ गया, एमएलसी का सीट बढ़ गया, लेकिन जब तक हमारे नेता आधिकारिक रूप से जब तक घोषणा नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये उम्मीदवार इन सीटों पर करने जा रहे हैं, तब तक मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं बनता है। हाँ,
हमारे कार्यालय से मीटिंग घोषणा हो जाएगी, आज रात को हो जाए, फिर आप लोगों को इसका पक्ष करने के लिए बहुत सारी बात रहेगी दीपक जी। ठीक है दीपक हमारे साथ चलिए नितिन ठीक जी है। यहाँ राजेश तिवारी जी से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद नीलय जी आप सवाल ले सकते हैं। राजेश जी, महत्वपूर्ण ये बात है कि जो अभी सीटों का वितरण हुआ, मुझे सिर्फ अपने दर्शकों को बता दीजिए, मेरे दर्शकों को, कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और मौजूदा समय में जो आरोप जेडीयू पे लगता रहा है कि अब संजय झा डिसीजन ले रहे हैं, ललन सिंह ले रहे हैं, विजय चौधरी ले रहे हैं, वो वाली स्थिति नहीं है, नीतीश कुमार ही डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, हमारे दल का सर्वे सर्वा नेता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ही हैं, नीतीश जी हैं ही हैं। एनडीए के भी सर्वमान्य नेता हैं बिहार के, और उनका जो भी डिसीजन रहता है, अभी आप दीपक जी बिहार में हैं, अभी पता चला कि आप नालंदा में हैं, तो आप सोचने होंगे कि 2 दिन पहले किस तरह से जब लिस्ट जारी हुआ तो क्या क्या बात हुआ था, मीडिया में कैसे कैसे खबरें आई थी, और आज के डेट में क्या खबरें हैं, ये आपको भली बात से मालूम है। नीतीश कुमार जी, चाहे वो कोई भी 5 दल के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या आपका मांझी जी हों, या चिराग पासवान जी हों, सब ने मिल करके एक स्वर में, बीजेपी के एक स्वर में कहा है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, इसी मुहिम पर सब कोई चल रहा है। हमारे यहाँ कोई इफ बट नहीं है, हर कोई एक दल मिल करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार जी जो विकास के पथ पर आगे चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो आप ये सब जान रहे हैं, एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल है, और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के अमित शाह जी, सवाल विश्वजीत जी से भी ले लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से है, आपके सहयोगी हैं। दीपक मैं ले रहा हूं, बिहार की सियासत को आप बहुत करीब से समझते हैं दीपक, और हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो है, चिराग पासवान को जो सीटें दी गई है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है, या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी गई है, क्या इनके सहूलियत से दी गई है? इनके अंदर इतनी क्षमता है कि भाई आप चिराग पासवान को 29 सीटें दे दें, उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें दे दें, जो अपनी सीट ना निकाल सके काराकाट से? ये भारतीय जनता के पार्टी के साथ हो रहा है तमाम चीजें बिहार में। थोड़ी खूबसूरती है, मैं थोड़ा यहाँ बयान करता हूँ। एग्रेसिव पॉलिटिक्स का क्षेत्र बिहार, एग्रेसिव प्रोडक्शंस का दौर चल रहा है, जो है चुनाव, अग्रेसिव रिपोर्टिंग का चेहरा अब नक्षत्र बन के आ रहा है। और इतनी मुखर रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले तो दीपक जी, नीलय जी और आपकी पूरी टीम को, नक्षत्र की टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद आपका। दूसरी बात, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सवाल का जवाब देता हूं दीपक जी, एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी होंगे। मैं कह रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं, सर्वमान्य नेता। विश्वजीत जी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद भी तय हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन हो। देखिए, हमारा समीकरण नीले जी तय हो चुका है, समीकरण 101। नहीं, तो उनके इस बयान को क्या समझा जाए? नहीं, उनके बयान की बात नहीं, हम इस चुनाव में नीतीश कुमार जी के चेहरे पे जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से है, और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सर, वो तो अब बात है, लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा, उस बयान को फिर क्या जरूरत थी उसकी? क्यों कहा ऐसा? नहीं, अमित शाह जी ने उस समय स्पष्ट रूप से यह कहा कि आपको चुनाव में जाने से पहले चेहरा पता चल जाएगा। आज के समय में हमारे जो स्पष्ट सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी है। दूसरी बात, जो दूसरे सवाल था, 101, 29, 6 का समीकरण तय हो चुका है। हाँ, अब इस बात पे चर्निंग जारी है। हमारे यहाँ ये मामला नहीं है कि किसको कितने सीट मिलेंगे। यहाँ माले ने जैसे पहले ही सिंबल्स बांट दिए हैं तय लिस्ट आने से पहले, वो उस तरह का मामला नहीं है। लड़ाई ये नहीं है कि कौन कितनी सीटों के साथ जाएगा। चर्चा सिर्फ इस बात पे है कि कौन कहां से अपने हिस्से की सीट लेगा। मान लीजिए अगर कोई किसी को किसी स्थान पे आपत्ति हो तो वो दूसरी जगह पे वो व्यवस्था होगी, सारा अरेंजमेंट्स होगा, वो चर्निंग एक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन एक बात बताइए विश्वजीत जी, ये 22 जो है, 22 की बात कही थी और मिल गया उन्हें 29 एलजेपी को। देखिए, सारी जो भी समीकरण बने हैं हमारे, वो सारी जितना भी एनडीए के सारे शीर्ष नेताओं से बातचीत होने के बाद
एक समीकरण पे आए और वो आज सबके सामने है। बात अब सिर्फ इतनी सी रह गई है कि कौन कहां से लड़ रहा है। हमारे तो लिस्ट भी जारी होना शुरू हो गई है और लिस्ट जैसे जैसे जारी होगा स्पष्टता आएगी। जो आंतरिक बातें हो रही हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट होगा, सुलझाया जाएगा और चुनाव की तैयारी, चुनाव पूरी तरह से चलिए ठीक है, ठीक है। जरा नितिन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। नितिन जी, अभी तक आपकी लिस्ट तक नहीं आई है सर, अब 2 ही दिन बचे हुए हैं, कब तैयारी होगी, कब कागज तैयार होंगे? बहुत सारी वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी हमारे भाई विश्वजीत जी ने कहा कि माले में बिना लिस्ट के सिंबल बट रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि जदयू में बिना सिंबल के अनंत सिंह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आज उनका लिस्ट में नाम आया है। राजेश जी इसका जवाब दीजिए। राजेश जी, अरे भैया लिस्ट में नाम उनको सिंबल जो है उनको कौन, ये सब कोई जान रहा था कि मोकामा हमारा यहाँ आ रहा है और उनको मिल गया था। ये इसमें कहाँ से आप इपोपट आप कर रहे हैं? वो हमको मिल चुका हुआ था, पूरा मीडिया में आ चुका था कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। मोकामा हमारा आ चुका था। ये आप अपना प्रॉब्लम हम लोग पर क्यों कर रहे हैं? अरे अपना आप देखिए कि आपका क्या स्थिति है। ये बताइए कि आज तेजस्वी यादव नॉमिनेशन किए, क्या तेजस्वी यादव का सीट का घोषणा हुआ है? किसका घोषणा हुआ है बता दीजिए तो, जो तेजस्वी यादव किए हुए। और आप तो उसको ये किए। आपको ये भी जानकारी है कि कल परसों रात में 1 घंटा पहले कम से कम 11 का सिंबल देख चुके थे लालू यादव अपने हाथ से। सब प्रत्याशी ले लेकर के लालू यादव के पैर छूते हुए और सिंबल लेकर के फोटो खिंचाया और 1 घंटे के बाद फिर से जाकर रिटर्न कर दिया। तो ये स्थिति देखिए। हमारे यहाँ कोई बड़ा भाई, अभी जैसे दीपक जी सवाल कर रहे थे कि इतना सीट 29 सीट कैसे दे दिया गया। हर दल है, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हम हो, चाहे रालोमो हो या जदयू हो, या ये सब कोई 243 सीट पर लड़ रहा है। हर कोई, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मिलकर के बिहार के विकसित के बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, विश्वजीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं आता हूं नितिन जी, जरा इनसे भी, इनका भी कुछ आपत्ति है। देखिए नितिन जी बड़े साफगोई से एकदम अपने कोटे के सवालों को एकदम धकेल दे रहे हैं दूसरे। अरे अपने भी कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। बड़ी सिंपल सी सवाल है, कुछ छोटे छोटे सवाल है। अरे भाई अभी तक आपने गठबंधन तय नहीं किया है कि हम कितने सीटों पे जाएंगे। अगर सीट तय हो गए हैं तो अभी बता दें। आपने अभी चेहरा तय नहीं किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी सम्मेलन, अभी रैली हो रही थी राहुल गांधी जी से, जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि बताइए क्या तेजस्वी चेहरा होंगे सीएम का, साफ एकदम दरकिनार कर गए और बहुत बुरी हालत हो गई, चेहरा देखने लायक था। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभी तक तो बेटा तक तय नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कोर्ट से व्हील चेयर से उठ के आए, आज जाके नॉमिनेशन कराया एक बेटे का और दूसरी बेटे की तरफ झांक नहीं रहे। तो लालू जी आखिर जा किधर रहे हैं? नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? तेज प्रताप कहाँ है सर आरजेडी में? वो तो आरजेडी में नहीं है। खैर नितिन जी जवाब दीजिए। बेटे तो है ना। हाँ बेटे हैं, जाएंगे। अच्छा रुकिए ना, अभी है ना 2 दिन। नितिन जी शॉर्ट में जवाब दीजिए जो विश्वजीत जी ने पूछा। विश्वजीत जी ने कहा कि अभी हमारे यहाँ सीटों का भी घोषणा और उम्मीदवारों का घोषणा एक साथ होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। आपके यहाँ हमारे से मारामारी नहीं होगा। अरे मारामारी हो रहा है सर, 5-6 नेता उड़ के आ रहे हैं और एयरपोर्ट से ही उनको स्वागत मारामारी से हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? मारामारी हो रहा है तभी तो सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में मोदी जी के मानस पुत्र वोट चोरी पकड़े जाने से घबराए हुए हैं। उनका जो एक चलता था ना चुनाव के बाद, मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक जो वोट चोरी से मोदी मैजिक होता था, ये मैजिक राहुल जी ने पकड़ लिया है। हमारे राहुल गांधी जी ने उस मोदी मैजिक को सारा पिटारा। चलिए ठीक है, इसका जवाब चौधरी को मिलेगा क्योंकि अब आखिरी चरण में है और बिहार के साथ साथ झारखंड के भी एक सीट घाटशिला के लिए भी आज दोनों दलों की तरफ से, दोनों मोर्चों की ओर से प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। एक तरफ जहां चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वे एनडीए गठबंधन के हैं और सोमेश सोरेन जो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं, वे जेएमएम के प्रत्याशी होंगे। और एक बार हम इस खबर को भी दिखा दें, उन दोनों पर फैसला हो गया। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई और उनके नाम पर सहमति बनी।
वहीं आप बाबूलाल सोरेन जो हैं वो बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। क्या कहेंगे आप? बहुत हमारे साथ झारखंड से दो अतिथि हैं, बहुत शॉर्ट में क्योंकि आखिरी चरण में हम लोग हैं कार्यक्रम के। क्या लगता है विश्वजीत जी, कितने आप लोग इस बार, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को पिछले बार वहां पे शिकस्त मिली थी? देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण बताता हूं हमारी विजय का, सीधी सी बात। झारखंड में जब भी उपचुनाव हो रहे थे पिछले 6 सालों के दरमियान, एक परंपरा सी बन गई थी कि झारखंड में विधानसभा उपचुनाव बाद में होंगे, लोग इलेक्शन बाद में लड़ेंगे, लेकिन मंत्री पद पहले इस बार कहां ऐसा हो जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये एक डर है, मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये एक डर है कि भाई मंत्री पद घोषित किया और पहली बार इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अब लीजिए, अगर बना देते तो आप बोलते उल्टा कर रहे हैं। पक्का हारेंगे और झारखंड में एक नई जेएमएम सरकार के अंत की शुरुआत इसी उपचुनाव से होगी। नीला जी, चलिए ठीक है, अगर बना देते मंत्री तो आप बोलते कि भाई मंत्री पहले क्यों बनाए। नितिन जी क्या कहेंगे? झारखंड में इनका खाता इतनी बुरी तरह से पीटने वाला है, भद पीटने वाला है, जिसकी कहने का नहीं है। रामदास सोरेन जी, मतलब का उनका क्या बताएं, इनकी हार का कोई सीमा नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस पर बहस अभी करना बेकार है। एक आखिरी कमेंट्स में एक बार राम पुकार जी से भी और राजेश जी से भी लूंगा। राम पुकार जी क्या कहेंगे आप बताइए, आपका आज कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या है आज की डिबेट का? कंक्लूजन स्टेटमेंट यही है कि बिहार के 245 विधानसभा सीटों पर एनडीए परचम लहराने जा रही है और मिशन है कि 2025 में 225 सीट समिति इस लक्ष्य को पूरा करना है। और बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली है, लोक जनशक्ति पार्टी रामदास को 29 मिले हैं, भाजपा को 1 मिली है और जदयू को 1 हो गया। सभी लोग मिलजुल कर पूरा इंटैक्ट है एनडीए और पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनावी मूड में आ गए हैं और हम लोग परचम लहराएंगे और पुनः विकास की सरकार, विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए एकजुट है आप पूरी तरीके से ना? आपको कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? नहीं, अब शिकायत बने। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। राजेश सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि बिहार का चुनाव झारखंड में भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और यहाँ का कांग्रेस मिल करके हेमंत सोरेन को सीट नहीं दे रही है और वहां पर सीट इन लोगों को मिला हुआ है। आपको मालूम होगा कि वहां पर जब चुनाव हो रहा था तो किस तरह से लटकाया था हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को, लास्ट में डिसीजन हुआ। उसी तरह से जिस तरह से वो रोज फायरिंग कर रहे हैं वहां से और यहाँ ये सुना नहीं जा रहा है, तो निश्चय ही बिहार का जो असर वहां का पॉलिटिकल करेगा और वहां महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, वहां का सरकार भी गिरेगा इसी के साथ ही 14 तारीख को। चलिए ठीक है नितिन जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चर्चा खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तिवारी जी, रामपुकार सिन्हा जी, नितिन सिरमौर जी और विश्वजीत सिंह जी, हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।